और इस वक्त आपका हम स्वागत करते हुए सीधे आपको बता देते हैं कि इस वक्त जो कि आज बीजेपी का स्थापना दिवस है, तो इस मौके पर पीएम मोदी संबोधन कर रहे हैं। सीधे आपको वहीं ले चलते हैं। महान शक्ति के आशीर्वाद प्रतिबिंबित होते हैं। हनुमान जी के पास असीम शक्ति है, लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल वो तभी कर पाते हैं जब स्वयं पर से उनका संदेश समाप्त होता है। 2014 से पहले भारत की भी तो यही स्थिति थी। अथाह सामर्थ्य से भरपूर, लेकिन से घिरा हुआ देश का नागरिक। आज भारत उस बजरंगबली की तरह से, उस बजरंगबली की महाशक्ति की तरह अपने अंदर सुप्त शक्तियों का आभास कर चुका है। आज भारत समंदर जैसी विशाल चुनौतियों को पार करने, उनका मुकाबला करने में पहले से कहीं ज्यादा सक्षम है। हनुमान जी के ऐसे ही गुणों से हम सभी भाजपा कार्यकर्ता, हमारी पार्टी निरंतर प्रेरणा पाते हैं। हनुमान जी सब कुछ कर सकते हैं, सबके लिए करते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते। इदम रामाय इदम न मम, यही तो भाजपा की प्रेरणा है। इदम राष्ट्राय इदम न मम। भाजपा हनुमान जी की एक और बात से भी बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती रहती है हमें। जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा, तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी तरह जब भ्रष्टाचार की बात आती है, परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है, तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है मां भारती को इन बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए। कठोर होना पड़े तो कठोर भी होती है। और हमारे लिए एक तो बहुत बड़ी प्रेरणा क्या है, आज की मॉडर्न परिभाषा में जिन बातों को बार बार जिक्र किया जाता है, और वो है कैन डू एटीट्यूड। अगर हनुमान जी का पूरा जीवन देखें, डगर डगर पर पल पल हनुमान जी के भीतर की कैन डू एटीट्यूड, कैन डू संकल्प शक्ति उनको हर प्रकार की सफलता लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। कहा भी गया है, कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम्ही पाही, तुम्हें पाही। यानी ऐसा कोई भी काम नहीं है जो पवन पुत्र हनुमान कर नहीं सकते। इसलिए जब लक्ष्मण जी पर संकट आया, तो हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत ही उठा करके ले आए।
तो बीजेपी का आज स्थापना दिवस है और ये दिवस पर, स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन पार्टी मुख्यालय में हो रहा है। पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की शिरकत है। पार्टी का झंडा फहराया गया है। भाजपा ने अपना आधार है, ये कहना रविंद्र रैना का। भाजपा पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, ये भी रविंद्र रैना ने कहा। चूंकि इसको लेकर कार्यक्रम न सिर्फ ये कि दिल्ली में बल्कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ कई राज्यों में जहां भी पार्टी की इकाई है वहां पर इसको लेकर कार्यक्रम चल रहे हैं। और अभी कुछ देर पहले आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुना। और ये आज बीजेपी का आज पूरे देश में जहां जहां पे इनकी पार्टी की इकाई है वहां पर इसको लेकर कार्यक्रम होते रहेंगे। तो बीजेपी का स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन है। पार्टी मुख्यालय में पीएम मोदी इस वक्त संबोधन कर और बताया जा रहा है कि कमोबेश 10 लाख जो भी बूथ कार्यकर्ता है वो सीधे इस संबोधन को सुन रहे हैं। और देश भर में करीब 8,30,000 बूथ पर कार्यकर्ता हैं। और बूथ समिति की बुलाई गई जो बैठक भी थी उसमें भी जम्मू में भी इसको लेकर जो कार्यक्रम हो रहे हैं। जम्मू की बीजेपी हेडक्वार्टर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन है। यूटी के सीनियर बीजेपी नेता करेंगे शिरकत उसमें। और बीजेपी 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह मनाएगी। बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। अप्रैल सन 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। इससे पूर्व हमारा संगठन जनता पार्टी और उससे पूर्व भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था। वो प्रजा परिषद का जम्मू कश्मीर में एक विधान एक प्रधान एक निशान का आंदोलन हो या कोई भी राष्ट्रवादी आंदोलन हो, हमारे करोड़ों करोड़ समर्पित कार्यकर्ताओं ने हमेशा देश समाज के लिए काम किया है। राष्ट्र हित में संकल्पित भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं ने अपना पूरा जीवन देश और समाज को अर्पित किया है और हमेशा राष्ट्रवादी भावनाओं को आगे ले जाकर देश के अंदर प्रखर राष्ट्रवाद को मजबूत किया है। आज 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के इस उपलक्ष्य में करोड़ों करोड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई एवं अनंत मंगल कामनाएं। और साथ ही साथ उन महापुरुषों को हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं, जिन्होंने त्याग तपस्या और बलिदान के इस महान पार्टी के विस्तार में अपना योगदान दिया, जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण किया और राष्ट्र हित में भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रवादी संगठन को मजबूत किया, इसका कार्य विस्तार किया। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और ये हमारे उन महान भावों को, महापुरुषों को, हमारे पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को ये श्रेय जाता है जिन्होंने त्याग तपस्या और बलिदान के दम पर भारतीय जनता पार्टी को शिखर तक पहुंचाया। और अब हम सीधे चलेंगे जम्मू, जहां से हमारे सहयोगी समीर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। समीर, आज खास दिन है बीजेपी के लिए खास तौर से, और बीजेपी के जहां जहां भी इसकी इकाई है, जहां जहां इसके कार्यालय, वहां पर कार्यक्रम चल रहे हैं। तो आज जम्मू कश्मीर यूटी में बीजेपी के आज के दिन के कार्यक्रम क्या होने वाले हैं और क्या आज वहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं के या पार्टी नेताओं के जरिए सुनने देखने को मिल रहा है? देखिए विशाल, मैं अब आपको बता दूं, अगर हम जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें तो जगह जगह पे आज बीजेपी ने झंडा आरोहण किया। और जम्मू में क्योंकि हेडक्वार्टर है, बड़ा ऑफिस है जो जम्मू में त्रिकुटा नगर, यहाँ पे भी रविंद्र रैना हो, कविंद्र गुप्ता हो, प्रिया सेठी जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं, इसी तरह से बाकी दिग्गज लीडरों के साथ साथ जो पार्टी वर्कर्स हैं वो लार्ज तादाद में, एक अच्छी खासी तादाद में यहाँ पे पहुंचे और उन्होंने झंडा आरोहण का जो कार्यक्रम हुआ उसमें पार्टिसिपेट किया। उसके बाद रविंद्र रैना ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पर हमारी अब नजर है, जम्मू कश्मीर में भी हम बहुत मजबूत हुए हैं, जम्मू कश्मीर में भी हमने जगह जगह पे झंडा फहराया है और ये दिखाया कि हम मजबूत है बूथ लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे। और कोशिश हमारी ये होगी कि जब भी असेंबली के इलेक्शंस होते हैं यहाँ
तो हम एक अच्छी सीटें यहाँ पे दर्ज करें, अपनी अच्छी जीत दर्ज करें। और उन्होंने कहा कि बीजेपी का विस्तार पूरे विश्व में हुआ है, पूरे इंडिया में हुआ, हम सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी हम धीरे धीरे अपनी जो पैर बढ़ा रहे हैं और खासकर कश्मीर वैली में भी हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। अब क्योंकि इस वक्त पीएम मोदी का स्पीच चल रहा है, सारे जो बड़े नेता हैं वो इस वक्त उनकी स्पीच सुन रहे हैं, लेकिन हम जोड़ रहे हैं प्रदीप मल्होत्रा को, जो कि स्टेट सेक्रेटरी, मीडिया सेक्रेटरी है पार्टी के। उनसे हम पहले बात करेंगे कि कितना विस्तार हुआ है पार्टी का। आज फाउंडेशन डे है, 43वां, कितना विस्तार हुआ आपकी नजर में कश्मीर में, जम्मू में? क्रेडिट आप किसको देते हैं? धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मेरे को आज ये बात करने का मौका मिला है। देखिए, ये बात तो जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी का 1980 में जब जन्म हुआ था 6 अप्रैल को, तब से लेकर आज तक एक बहुत लंबा सफर तय किया है। उस सफर में सभी हमारे जितने भी दिग्गज थे, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, चाहे बाकी सब थे, उनके योगदान से कभी 2 सीटों वाली पार्टी आज सबसे बड़ी पार्टी है। चाहे वो पार्लियामेंट की बात हो, चाहे बाकी सब की बात हो, चाहे पूरे देश भर में एमएलएस की बात हो, चाहे सबसे बड़े जो विस्तार वाली पार्टी है उसकी बात हो, संगठन की बात हो, आज सबसे ज्यादा घटक, सबसे ज्यादा मेंबर्स जो है वो भाजपा पार्टी के हैं। चाहे वो हिंदुस्तान की बात हो, चाहे विश्व की बात हो, चाहे जम्मू कश्मीर की बात हो। ये हमारी आइडियोलॉजी ऐसी है, हमारी सोच ऐसी है, हमारी विचार ऐसा है, जिसने हमेशा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से लेकर भारत भूमि को सर्वोपरि माना है। हमारे मन में यहां पर अगर मैं बात करना चाहूं, जो मेन अगर टॉपिक रहेगा तो ये रहेगा, भारतीय जनता पार्टी एक पूर्णतः डेमोक्रेटिक पार्टी है। यहां पर कोई भी व्यक्ति जो है वो बूथ स्तर से लेकर तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बन सकता है। यही कारण है कि लोगों का इसमें विश्वास है। यहां पर हर कोई अपनी स्वेच्छा से काम करता है और यहां पर काम करना एक ईश्वरीय कार्य है, क्योंकि वो देश हित में काम है, समाज हित में काम है, अपना पर्सनल का कुछ नहीं है। आज जम्मू कश्मीर में भी लगभग 10,000 बूथों के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी का ध्वज फहराया गया है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि यहां पर भी जिस प्रकार से विस्तार हो रहा है, जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों में ये सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। और जब भी असेंबली के चुनाव होते हैं तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी का परचम ही लहराएगा। जो आपके वर्कर हैं, जो आपके बूथ स्तर के वर्कर हैं, जो आपके लोग हैं, उनको कौन सी चीज प्रेरणा देती है? आपने कहा कि नेशनलिज्म प्रेरणा देता है, लेकिन कौन सी और सोच है जो उनको प्रेरणा देती है और आप इस वक्त नंबर 1? देखिए, सबसे बड़ी जो चीजें हैं, एक तो ये है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हित में कर रहे हैं। दूसरी ये बात कि हम जब भी कोई चीज करेंगे तो हम उसका समाज के जो आखिरी व्यक्ति है, जिसको हम अंत्योदय बोलते हैं, यानी कि अगर हम 100 व्यक्ति हैं, 100 व्यक्ति को अगर हम लाभ देना चाहते हैं तो उस पंक्ति में सबसे अंतिम छोर पे खड़ा जो व्यक्ति है उसको लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। यही एक सोच है कि जम्मू कश्मीर में आज तक पिछले 70 सालों में जितना अन्याय हुआ था पिछड़े वर्गों के साथ, दलित वर्गों के साथ, जितने बाकी सब थे, चाहे वो रिफ्यूजीज की बात करें, चाहे महिलाओं के वर्ग की बात करें, चाहे एसटीज की बात करें, इन सब के साथ जो अन्याय हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की ही सोच ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले, उसको उसके हक मिले, मूलभूत सुविधाएं मिले। यही सोच है जिसने सबका उद्धार, जो हमारा कुटुंब। समीर, शुक्रिया आपका इससे बातचीत करने के लिए। तो यही तस्वीरें दिखाना चाह रहे थे कि हर जगह पे, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल हो या दिल्ली हो, हर जगह जहां बीजेपी का पार्टी कार्यालय है, जहां उसके कार्यकर्ता हैं, या बूथ स्तर तक में, बूथों में भी यहाँ पर जो है जो बूथ कार्यालय है जहां पर, वहां भी इसको लेकर झंडा फहराया गया है और जो पार्टी कार्यकर्ता उनमें एक उत्साह है। और इस वक्त चूंकि प्रधानमंत्री का संबोधन चल रहा है तो उसको भी सब लोग सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सभी इस जानकारी के लिए। इसी के साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें हैं, चाहिए कहीं नहीं। ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। आजाद की आत्मकथा, जी हां, गुलाम नबी आजाद की आत्मकथा में खुलासा, कश्मीरी पंडितों के माइग्रेशन पर खुलासा, जो उन्होंने अपनी है उसके मुताबिक उस समय की केंद्र की वीपी सिंह सरकार पर निशाना साधा गया है। कश्मीरी पंडितों के पलायन का बताया जिम्मेदार, वीपी सिंह सरकार को बताया उन्होंने जिम्मेदार। अपनी किताब में, अपनी आत्मकथा में जिम्मेदार और पलायन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, यह भी कहना है गुलाम नबी आजाद का। अपनी किताब में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए, यह भी उन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया है। गुलाम नबी आजाद ने जो अपनी किताब लिखी, अपनी आत्मकथा में उन्होंने इस बात को लिखा है कि जो पलायन हुआ था कश्मीरी पंडितों का उस समय, उसके लिए जो केंद्र की सरकार है वो बहुत हद तक जिम्मेदार है, जो उन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया है।
उस समय की केंद्र की वीपी सिंह सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है। कश्मीरी पंडितों के पलायन का जिम्मेदार बताया गया है। गुलाम नबी आजाद के जरिए वीपी सिंह सरकार को बताया है जिम्मेदार, और पलायन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह भी कहा गया है कि कश्मीरी पंडितों के सामने कोई विकल्प नहीं था कि या तो वो पलायन करे या फिर अपने उसी हाल में रहे जिस हाल में वहां पर उनके साथ परेशानियां थी, जब मुसीबत थी, जो वो मारे जा रहे थे, भगाए जा रहे थे। कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए। ये गुलाम नबी आजाद ने अपनी किताब में इस बात को लिखा है। गुलाम नबी आजाद कश्मीरी पंडितों के बारे में लिखना घड़ियाली आंसू से अधिक कुछ नहीं है। 1986 मुफ्ती मोहम्मद सईद द्वारा रचित दंगे हिंदुओं के खिलाफ, 1979-90 जब हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था कश्मीर में, दोनों समय गुलाम नबी आज़ाद के मुंह में उफ तक नहीं आया। 2006 में मुख्यमंत्री बनने के बाद आज़ाद साहब ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में उनका पुनर्निवास किया जा सके। ये शायद बात अधिकतर लोगों को नहीं पता होगी कि बिट्टे कराटे की बेल उनके शासन में ही हुई, जिस पे कोर्ट ने प्रशासन को फटकार लगाई एक पुअर इन्वेस्टिगेशन को लेकर, और उसके बाद बिट्टे कराटे की बेल के खिलाफ भी इस सरकार ने, आज़ाद साहब की सरकार ने कोई अपील नहीं करी। जगमोहन जो कश्मीरी पंडितों के सेवियर रहे हैं, उन पे इल्ज़ाम थोपना एक पुरानी आदत रही है कांग्रेसियों की और कश्मीर के उन नेताओं की जिनकी चुप्पी कहीं ना कहीं हिंदुओं पे हो रहे नरसंहार में हामी थी, और आज अपना कुकर्म छुपाने के लिए जगमोहन थ्योरी को वापस रिवाइव करना एक पुरानी कश्मीरी पॉलिटिशियंस की आदत रही। अपनी सियासी रोटियां सेकने की खातिर एक राजनीतिज्ञ किस हद तक गुजर जाता है या किस हद तक गिरता है, ये गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी आज़ाद में पूरी तरह से दर्शाया है। वापस अपनी किताब में मसाला बनाने के लिए, कश्मीरी हिंदू समाज के ऊपर टिप्पणी करने के लिए, कश्मीरी पंडितों के ऊपर टिप्पणी करने के लिए, उनकी जलाई वतनी, उनके जेनोसाइड के ऊपर टिप्पणी करने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके राजनीतिक पूर्वज भी अपनी राजनीतिक दरिद्रता को, उनकी मानसिकता को दर्शाने के लिए कभी हमें फिफ्थ कॉलमिस्ट कहा करते थे, और आज जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद ने ये कहा कि जो कश्मीर के कश्मीरी पंडित निकाले गए क्योंकि वो मेजरली ज़्यादातर कांग्रेस के साथ दिखते, शायद गुलाम नबी आज़ाद भूल गए कि कश्मीर के अंदर हमारे माननीय अमर शहीद टिकला टिपलू जी, जिनको निर्ममता से मारा गया, वो भारतीय जनता पार्टी के थे। क्या हमारी बहनें, क्या जिन लोगों को पेड़ों पे लटकाया गया या जिन लोगों का सामूहिक बलात्कार हुआ, उससे पहले वोटर कार्ड लेके ये पूछा गया कि तुम कांग्रेस की हो, क्या किसी के माथे पे लिखा था? क्या नारे आज़ादी बराए इस्लाम ये सिर्फ कांग्रेस के काफिरों के लिए है, या यहाँ के चलेगा निज़ाम मुस्तफ़ा, इस तरह के नारे सिर्फ उन लोगों के लिए थे जो सिर्फ कांग्रेस के ऊपर वोट दिया करते थे? ये किस तरह की मानसिकता को गुलाम नबी आज़ाद दर्शाने की कोशिश करते हैं। आज जो अपने आप को कश्मीरी पंडितों का मसीहा बनने की बात करते हैं कि उनने कई बार हमारी बात को सांसदों में ऐसा वो कहते हैं कि कहा है, उठाया है हमारी बात को, आज फिर से उन्होंने इस बात को छुपाया कि कश्मीर के अंदर जिसको वो एक छोटा अलगाववाद या किसी तरीके का तनाव की बात करते हैं, वो एक धर्म के नाम पे शुरू हुआ जिहाद है। तो जिहाद की भाषा में ही कहने का दम उनमें भी नहीं था। उन्होंने भी किसी तरीके से एक नया नैरेटिव पेश करने की कोशिश की कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को भगाने के लिए सरकार ने गाड़ियों का प्रयोजन किया। 1999 से लेके, मैं तो 86 की बात करूंगा, वहां से लेके 1990 देर तक जिस तरह से कश्मीरी हिंदुओं के साथ जिस तरह का जेनोसाइड, जिस तरह का जातीय नरसंहार हुआ है, उसको देखते हुए अगर गुलाम नबी आज़ाद ये एक पर्दा डालने की कोशिश करते हैं कश्मीर के अंदर चलते हुए जिहाद को, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी किसी दबाव की स्थिति में है, और जहां पर उन्होंने एक नया नैरेटिव पेश करने की कोशिश की। कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडित कांग्रेसी थे इसलिए उनको मारा गया, वो अलगाववाद के खिलाफ थे। कश्मीरी पंडित इसलिए मारा गया क्योंकि कश्मीरी पंडित हिंदू था, और कश्मीर से हिंदू को बाहर निकालने के लिए, कश्मीर को हिंदू मुक्त करने के लिए, इस्लामी वर्चस्व बढ़ाने के लिए जिहाद की प्रतिक्रिया शुरू हुई, और वो आज तक चल रही है।
और इन्होंने ये नहीं कहा कि कश्मीरी पंडित 1990 में 7वीं बार निकाला गया। उसके पहले ये सब प्रतिक्रिया कांग्रेस भी नहीं थी जब कश्मीरी पंडित कश्मीर से बाहर खदेड़ा जाता था। तो हर बार कश्मीरी पंडित धर्म के नाम पे बाहर खदेड़ा गया। उनका ये टिप्पणी, ये टीका उनकी किताब में, उनकी किताब जो ऑटोबायोग्राफी ने लिखी, उसका हम खंडन करते हैं और गुलाम नबी आजाद को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कहीं और जाना चाहिए और कश्मीरी पंडित समाज के ऊपर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डीपीएपी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी कल रिलीज की है, उन्होंने इसमें कश्मीरी पंडितों के बारे में बात की है। उन्होंने उस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं जो बीजेपी के सीनियर लीडर और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता। गुप्ता साहब, गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि कश्मीर में जो उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी और रिप्रेजेंटेटिव जो सेंटर के थे वहां पे ऑब्वियसली जगमोहन एनकरेज किया मास माइग्रेशन को। अगर वो चाहते तो वहां पे ही बस इसके वो अलग से उनको बसा लेते, सिक्योरिटी देते तो माइग्रेशन नहीं होती। देखिए, इस बात को मानना पड़ेगा कि किसी भी माइग्रेशन को रोकने के लिए केंद्र सरकार का सहयोग रहता है। मुझे लगता है कि जगमोहन जी को वहां पर भेजा तो गया, लेकिन जो विल थी, जो इच्छा शक्ति थी, उसमें कहीं ना कहीं कमी थी। कश्मीरी पंडित समाज के प्रति ये षड्यंत्र आज से शुरू नहीं हुआ। ये 70 साल पहले जब आज़ादी थी तभी से इस प्रकार की प्लानिंग हुआ करती थी और उसी को धीरे धीरे यहाँ पर कार्यान्वित किया गया। उनको एक समय आया जब उनको मौका मिला तो उन्होंने उस चीज़ को अंजाम दिया। ये गलत धारणा है जो पिछली कमियों के कारण से जो कांग्रेस की सरकारें रही है, उसी प्रकार से इस प्रकार का माहौल बनता रहा, तो उसी का परिणाम है कि ये माइग्रेशन हुई। तो उन्होंने गुलाम नबी आजाद ने तो सीधा जगमोहन को रेस्पॉन्सिबल माना है और उधर उस टाइम की सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसको माना। क्यों आपको लगता है जगमोहन ने ये अगर वो चाहते तो वो वहां पे मास माइग्रेशन को रोक सकते? देखिए, किसी एक व्यक्ति का काम इतने बड़े षड्यंत्र में नहीं रहता है। केंद्र सरकार की जो सपोर्ट चाहिए थी उसमें मैं पहले कह रहा हूँ कमी रही होगी। एक व्यक्ति वहां पर रह करके केंद्र सरकार की सहायता के बिना ये कर पाता। उन्होंने उस वक्त के हालात को जाना, समझा और उसी के कारण से नहीं तो जो एक साजिश चल रही थी कश्मीरी पंडितों को मारना और ये, इसके पीछे पाकिस्तान की सपोर्ट तो थी ही, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बैठे केंद्र सरकार है उनकी भी सपोर्ट रही होगी। आपको लगता है कि जो उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी यहाँ जम्मू कश्मीर में, तो कांग्रेस और पहले थी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो कांग्रेस भी उसका भाग था, तो वो कहीं ना कहीं उसमें फेल हो गए सेंस करने से, हालात खराब। देखिए, सबसे बड़ी दोषी कांग्रेस है जिसने इस प्रकार का बीज बोया। उन्होंने इस प्रकार के कानून लाए जो कि विशेषकर किसी हिंदू समाज के प्रति बड़े खतरनाक थे, षड्यंत्र था और साथ में अपीजमेंट जो पॉलिसी जो एक धर्म के प्रति उनकी रही, तो मुझे लगता है कि उसी का परिणाम है कि इस प्रकार से कश्मीर में जहां माइनॉरिटीज में थे कश्मीरी पंडित, उनको निकालने का एक प्लान, षड्यंत्र बड़ी देर से रचा जा रहा है। शुक्रिया। तो ये कविंदर गुप्ता, सीनियर बीजेपी लीडर और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, साफ कह रहे हैं कि जगमोहन का इसमें कोई रोल नहीं था। जो सेंटर थी उस गवर्नमेंट और खासकर कांग्रेस को उन्होंने आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जो माइग्रेशन हुई है कश्मीरी पंडितों की, क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज थी वो ठीक नहीं थी, कमजोर उनकी एडमिनिस्ट्रेशन रही है, उसकी वजह से कश्मीरी पंडित जो है वो इस वक्त दर दर की ठोकरों में वो मुलविस है। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बारे में फिर आपका स्वागत है। हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र का आखिरी दिन। जी हां, हिमाचल विधानसभा में आज बजट सत्र का आखिरी दिन है। प्रश्नकाल से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। कई मुद्दों पर होगी सदन में चर्चा। विपक्ष के हंगामे करारा जवाब भी देने की तैयारी है सरकार की तरफ से। विपक्ष को जवाब देने की तैयारी सरकार ने पूरी कर रखी है और विपक्ष भी कई मुद्दे उठा रहा है, सरकार को घेरने की लगातार कोशिश कर रहा है। तो जो बजट सत्र हिमाचल का है, आज उस सत्र का आखिरी दिन है। प्रश्नकाल से ये शुरू होगी आज की कार्यवाही।
राजेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे जानकारी के साथ कि आज वहां क्या कुछ हो सकता है। राजेंद्र, आज आखिरी दिन है, कितनी कोशिश होगी विपक्ष की तरफ से, कितना कुछ तैयारी, कितनी कुछ सरकार की तरफ से है? विशाल, ज़रूर आज आखिरी दिन है और सरकार चाहेगी कि अधिक से अधिक कामकाज आज निपटाया जा सके, क्योंकि जिस हिसाब से कामकाज आज विधानसभा में लगा हुआ है, ये उम्मीद की जा रही है कि पूरे 5 बजे तक विधानसभा चलेगी और अधिकांश कामकाज आज निपटाने की कोशिश सरकार की तरफ से रहेगी। और विपक्ष की अगर बात करें तो उग्र रुख विपक्ष का आज भी कायम रह सकता है, क्योंकि बहुत से मुद्दे हैं जो इस बार विधानसभा में आने थे, चाहे वो बिजली दरों में बढ़ोतरी की बात हो, जिसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की गई है विपक्ष की तरफ से। इसके अलावा इश्यूज जरूर उठाए हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कंक्रीट सॉल्यूशन विपक्ष नहीं निकाल पाया है, चाहे नोटिफिकेशन वाला इशू हो या फिर आउटसोर्स कर्मियों वाला इशू हो। तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर निर्णायक स्थिति में विपक्ष नहीं पहुंच पाया है। चाहे फिर नगर निगम शिमला की बात करें तो चुनाव तारीखें घोषित हो गई हैं और जो रिजर्वेशन रोस्टर के ऊपर विपक्ष ने रुख अपनाया था, उसको देखते हुए लग रहा था कि कोई बड़ी रणनीति विपक्ष की हो सकती है, लेकिन कल वॉकआउट के बाद विपक्ष सदन की कार्रवाई में नहीं पहुंचा है। तो ऐसे में आज क्या हिस्से रहता है? अगर आज के बिजनेस की हम बात करें तो नियम 62 के तहत विपक्ष की तरफ से राकेश जम्वाल जो सुंदरनगर से विधायक हैं, उन्होंने जो क्षेत्रीय अस्पताल सुंदरनगर का है वहाँ करीब 1.5-2 महीने से ऑक्सीजन प्लांट जिस प्रकार से बंद है, उसका मुद्दा आज उठाया और वहाँ पे जो व्यवस्था ऑक्सीजन प्लांट बंद होने के कारण है वो 62 के तहत है। और सुखराम चौधरी पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने जो बेमौसमी बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है उसके बाद किसानों और बागवानों को भारी नुकसान पहुँचा है। हालांकि डेफिसिट में अभी भी हिमाचल प्रदेश में बारिश चली हुई है। अगर सिर्फ मार्च की ही हम बात करें तो लगभग 40% डेफिसिट में बारिश चली हुई है। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि तमाम इश्यूज आज हो सकते हैं जिनके ऊपर चर्चा हो सकती है। और लेकिन विपक्ष क्या रुख अपनाता है, ये बड़ी बात है। क्या सदन में चर्चा में विपक्ष हिस्सा लेता है या फिर उसके बाद विपक्ष वॉकआउट करता है किसी इशू को लेकर, क्योंकि नगर निगम चुनाव बिल्कुल नजदीक है। जैसे में शिमला के इशू उठाए जाने की उम्मीद भी विपक्ष की तरफ से हो सकती है, या फिर सरकार को घेरने की रणनीति जो विपक्ष की लगातार है उसको आज भी कायम रख सकते हैं। लेकिन ये देखना होगा कि अब किस रुख के ऊपर विपक्ष जाता है, चर्चा में हिस्सा लिया जाता है या फिर पिछले कल जब विपक्ष ने वॉकआउट किया था तो उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ में भर्तियों के इशू के ऊपर विपक्ष ने सरकार ने घेरा था विपक्ष को, जिस प्रकार से पिछली सरकार के समय यूनिवर्सिटीज़ में भर्तियां हुई थी और जो एसएससी हमीरपुर का बोर्ड है, कर्मचारी चयन आयोग, वहाँ पर जिस प्रकार से बंद किया गया, धांधलियाँ सामने आई, वो तमाम इश्यूज़ के ऊपर आज चर्चा की गई। हालांकि कटघरे में कांग्रेस ने विपक्ष को खड़ा किया कि उनके शासनकाल में, भाजपा के शासनकाल में उनको पता ही नहीं लगा, सरकार को पता ही नहीं लगा कि जिस स्तर पर लगातार पेपर लीक होते रहे और लगातार जो है तो वो पेपर बेचे गए और खिलवाड़ हम कह सकते हैं युवाओं के साथ हुआ, बेरोजगारों के साथ हुआ। अब आज क्या विपक्ष जो पिछले कल बातें हुई है उनके ऊपर रिप्लाई करेगा या फिर नए सिरे से आज कोई नया इशू विपक्ष उठा सकता है? तो ऐसे में आज फिर से विधानसभा सत्र के हंगामेदार रहने की उम्मीद लगाई जा रही है। हालांकि कुछ देर में यहाँ विपक्ष के सदस्य भी पहुँच रहे हैं, लगातार सत्ता पक्ष के सदस्य यहाँ पहुँच रहे हैं। भाजपा का स्थापना दिवस आज है और उसको लेकर एक कार्यक्रम पार्टी मुख्यालय में आयोजित है। उसके बाद अब विपक्ष के सदस्य धीरे धीरे विधानसभा पहुँचना शुरू हो रहे हैं और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि करीब 11 बजे तक तमाम नेता यहाँ पर पहुँच जाएंगे और एक कह सकते हैं कि सार्थक बहस विधानसभा की इस बजट सत्र के आज अंतिम दिन देखने को मिल सकती है। बिल्कुल जी वैशाल, होना तो ये चाहिए कि सार्थक देखने को मिले, जो अगर कुछ नोक झोंक भी हो तो उसका एक सार्थक नतीजा निकले। तो हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र का चूंकि आज आखिरी दिन है, तो आखिरी दिन में किस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष करेगा और या फिर सरकार अपने किन किन मुद्दों पर खासतौर से चर्चा करा लेगी, ये बहुत अहम होगा, इसको देखना। राजेंद्र, आपका शुक्रिया, हम फिर आपसे इस पर अपडेट लेंगे। तो ये आपको बता दें कि आज अंतिम दिन है बजट सत्र का हिमाचल में सदन में और इसको लेकर काफ़ी गहमा-गहमी वहाँ पर है। उम्मीद की जा रही है कि ये काफ़ी हंगामा खेज भी हो सकता है, लेकिन ये कि सार्थक नतीजा निकले, इसकी कोशिश की जानी चाहिए। आज हनुमान जयंती
में निकाली जा रही है। शोभा यात्रा वीएचपी सहित दीगर धार्मिक संगठनों की तरफ से आयोजन है। तो चूंकि हनुमान जयंती है तो जयंती के मौके पर कई जगहों पर शोभा यात्रा निकालने की तैयारी है और इसी वजह से एक खबर यह है कि भद्रवा में निकाली जा रही शोभा यात्रा, इस यात्रा में वीएचपी सहित यानी विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ बहुत सारी दूसरे संगठन है, धार्मिक संगठन, वो भी इसमें शामिल हैं और हजारों श्रद्धालु कर रहे हैं शिरकत इस शोभा यात्रा में। सुरक्षा के भी इंतजाम काफी कड़े किए गए हैं। और इस वक्त सायर हमारे साथ मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। सायर, किस तरह की तैयारियां हैं, शोभा यात्रा का कार्यक्रम क्या है, कहां से कहां तक इस यात्रा को जाना है, कितना जोश देखा जा रहा है और तैयारियां किस तरह की हैं खासतौर से सुरक्षा की दृष्टि से? देखिए विशाल, आज जो है हनुमान जयंती जो है भद्रवा में मनाई जा रही है और इसी के साक्ष में जो वीएचपी विश्व हिंदू परिषद है यहाँ पे वो एक शोभा यात्रा को ऑर्गेनाइज कर रही है। और ये यात्रा जो है यहाँ का जो प्राचीन मंदिर जिसकी मान्यता है कि ये पांडवों के दौर से मंदिर है, तो यहाँ से यात्रा शुरू होगी और मुख्तलिफ बाजारों से होते हुए और जहाँ पे दुमेल पे जो इस यात्रा को कल्मिनेट किया जाएगा। तो अगर हम सिक्योरिटी हवाले को लेकर बात करें तो पूरे भद्रवा इलाके में जो सिक्योरिटी के हैं काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह का कोई भी नामामूल हादसा पेश न आए। तो ज्यादा मजीद बातचीत करने के लिए हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के जो स्टेट सेक्रेटरी है सतीश कोतवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सतीश जी, कैसा जोश है आपने यहाँ के लोग में, कैसा जोश है, सुबह से किस तरह की तैयारियां यहाँ पे हो रही है? ये हनुमान जी का जो जन्म उत्सव आज पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। भद्रवा में आज हर घर में पूजा अर्चना और हनुमान जी की स्तुतियां जो हैं वो गाई जा रही हैं। मंदिरों में हलवा हवन और इस देश इस विश्व की शांति के लिए कामनाएं की जा रही हैं। इसलिए ये जो हनुमान जी हैं इनकी तरह इस देश का युवा हो, जिस तरीके से बल बुद्धि विद्या देहि मोह हरु कलेश विकार, ये हनुमान जी वैसे जिन्होंने भगवान श्री राम के काज किए और जरा भी उनके अंदर अभिमान नहीं था, वो बलशाली थे, बुद्धि वाले थे। इसलिए आज इस शुभ अवसर पर हम पूरे भारतवर्ष के युवाओं को हनुमान जी के उस जीवनी को उनके सामने रखकर उनकी पूजा अर्चना करके उनकी गाथाएं गाकर इस देश के युवाओं को हनुमान जैसा देखना चाहते हैं। बल बुद्धि उनमें आए, विद्या आए और इसी अवसर पर ये जो शोभा यात्रा है पूरे भारतवर्ष में हो रही, उसी की एक कड़ी जो भद्रवा में है। मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ ये भद्रवा जम्मू कश्मीर का भद्रवा है, जो भद्रकाशी इसका मूल नाम है और ये गुप्तेश्वर भगवान पांडवों के द्वारा निर्माण किया हुआ मंदिर यहाँ पर है, जहाँ से हम आज जो है 11:30 बजे जो है अपनी जो यात्रा ये जो रैली है, बाइक रैली है, छोटे वाहन है, इन पूरे नगर में जो है संदेश देंगे हनुमान जी का और भजन गाते हुए विजय मंत्र करते हुए हम पूरे नगर में जाएंगे। और इस रैली के द्वारा पूरे भारतवर्ष को ये हम संदेश देना चाहते हैं कि भद्रवा के अंदर वासुकीनाग जी की जो भूमि है, इसमें कैलाश जो है बहुत ही प्राचीन यात्रा है। वासुकीनाग जी की जितनी भी लीला है गरुड़ के द्वारा वो भद्रवा भद्रकाशी में हुई है। इसलिए प्रशासन जो केंद्र प्रशासन है, यहाँ जो एलजी प्रशासन है, इस शुभ अवसर पर मुझे पूरे भद्रवा की तरफ से मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि रिलीजियस टूरिज्म में लाकर इस कैलाश यात्रा को जो है राष्ट्रीय स्तर की यात्रा बनाई जाए, ताकि पूरे भारतवर्ष आज इस शुभ अवसर पर पूरे समाज को, भारतवर्ष के लोगों को मैं आह्वान करना चाहता हूं, एक बार जरूर भद्रवा भद्रकाशी वासुकीनाग जी की भूमि पे आए और यहाँ की आध्यात्मिक भूमि का आनंद उठाएं और पुण्य के भागीदारी बने। यही बात मैंने आज इस शुभ अवसर पर कहनी है। तो बिल्कुल विशाल, जैसा कि इन्होंने कहा, और मैं आपको एक चीज आज सुबह से ही जो है इस मंदिर में काफी श्रद्धालुओं को काफी राज देखा जा रहा है, पूजा अर्चना की जा रही है। तो इस अलावा मैं इन्हीं से जानना चाहता कि लोगों में कितना जोश आज नजर आ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं काफी लोग जो है वो बाइकों पे सवार होके जय श्री राम के झंडे लगाए हुए हैं, तो कितना जोश इनमें दिख रहा है। विश्व हिंदू परिषद जो है इसका जो युवाओं में जो हम काम करते हैं, बजरंग नाम से काम करते हैं। बजरंग दल ऐसा है कि बजरंग हनुमान जी का नाम है, इसलिए युवाओं को आज खास करके आज युवा जो हैं
आज जिनके अंदर जरा भी कुछ थोड़ी इस तरीके की गलती आज त्याग करते हैं उस चीज का, और हनुमान जैसा जो है बनना चाहते हैं, आज्ञाकारी बनना चाहते हैं, जिस तरीके से हनुमान जी थे, आज बहुत ही उत्साह जो है पूरे युवाओं में है, लोगों में है। आज आप देख रहे हैं कि हर जगह पे हवन हो रहा है, इस देश की, इस विश्व की शांति की कामना की जा रही है, और खास करके जो पेरेंट्स हैं वो कामना कर रहे हैं हनुमान जी से कि आप इन युवाओं में प्रवेश करके बल बुद्धि और विद्या जो है इस प्रकार का जो दुख है वो काटें और युवा जो है बलशाली हो। आज यही उत्साह पूरे बिल्कुल विशाल, बहुत शुक्रिया शायद आपका। जी बिल्कुल, आपने उनसे बात की, आपने दिखाया, बताया क्या कुछ वहां तैयारियां चल रही हैं, किस तरह की शोभा यात्रा होगी और किस तरह के वहां पर इस यात्रा में सुरक्षा के इंतजाम होंगे। शुक्रिया आपका। और दिल्ली में हनुमान जयंती की धूम, हनुमान मंदिरों में विशेष अनुष्ठान हो रहे हैं, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, जगह जगह कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है, सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए। इस वक्त की एक और अहम खबर आपको बता दें कि दिल्ली में हनुमान जयंती की धूम है, हनुमान मंदिरों में विशेष अनुष्ठान हो रहे हैं, पूजा अर्चना हो रही है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं मंदिर और जगह जगह कार्यक्रमों का भी आयोजन है, सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम। और शंकर आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शंकर, आज हनुमान जयंती को लेकर क्या तैयारियां हैं और किस तरह की सुरक्षा की दृष्टि से क्या स्टेप्स लिए गए हैं और क्या कुछ आज कार्यक्रम होगा, कहां कहां शोभा यात्राएं निकलेंगी? शंकर, देखिए, राजधानी दिल्ली के अंदर में जिस तरह से हनुमान जयंती को लेकर अलग अलग जिलों में खास व्यवस्था की गई है और कहा जा सकता है काफी चुस्त दुरुस्त जो है वो देखने को मिल रहा है, और जिसमें कि विशेष तौर पर जो दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है जहां पर स्थित जहांगीरपुरी में आज काफी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ी हुई है। और नॉर्थ वेस्ट का ये जहांगीरपुरी इलाका, ये वही इलाका है जहां पर पिछले कुछ समय पहले वहां पर, पिछले साल वहां पर दंगा भी देखने को मिला था, वहां पे काफी झड़प देखने को मिला था और दो संप्रदायों के बीच में जिस तरह से झड़प हुई थी, जिसके चलते वो वहां का माहौल बहुत खराब हुआ था। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ी हुई है। हालांकि अभी तक परमिशन कल देर शाम तक परमिशन नहीं मिल पाया था, लेकिन कल रात में परमिशन के बारे में वहां पे दे दिया गया। इसके बारे में औपचारिक तौर पर पुष्टि की गई कि यहाँ पर सुरक्षित घेरे के अंदर में और एक विशेष समय अंतराल के दौरान में वहां पर शोभा यात्रा निकालने की परमिशन प्रदान की गई है दिल्ली पुलिस से। और दिल्ली पुलिस के काफी संख्या में और इसके साथ साथ अर्धसैनिक बलों की जो काफी जो टुकड़ी है वो वहां पर तैनात करने का निर्देश जारी किया गया है। तो कहा जा सकता है कि चाहे बात करें जहांगीरपुरी इलाके की बात करें या नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात करें जो तो वहां पर भी बकायदा काफी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जी शंकर, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो दिल्ली की इसको लेकर तैयारियां हैं, कई जगहों पर वहां यात्राएं निकलनी हैं, शोभा यात्रा, लेकिन अक्सर ऐसे मौके पर कहीं न कहीं कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं जिसके मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जैसा कि शंकर हमें बता रहे थे। और इसी बीच आपको बता दें कि हनुमान जयंती की बधाइयां भी आना शुरू हो गई हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने ट्वीट कर बधाई दी है और भगवान हनुमान हमारा मार्गदर्शन करें, न्याय, सच्चाई, ज्ञान के मार्ग पर करें, मार्गदर्शन सभी के लिए खुशियां लाए, इस तरह की बातें उन्होंने और ये कामना अपने ट्वीट में लिखी है। तो एलजी मनोज सिन्हा ने जो जम्मू कश्मीर के उन्होंने बधाई दी है और हनुमान जयंती के मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने ट्वीट किया है, ट्वीट कर उन्होंने बधाई दी है खासतौर से तमाम श्रद्धालुओं को जिनकी श्रद्धा है। और इस ट्वीट का आप ये जो स्क्रीनशॉट इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एलजी मनोज सिन्हा का ये ट्वीट है और जो बधाई दी है उन्होंने अपने इस ट्वीट में। और अगली खबर तरफ बढ़ते हैं। देह व्यापार पर लगाम कसने की तैयारी, श्रीनगर में रैकेट का पर्दाफाश होने के बाद सख्ती जो है वो और ज्यादा की जा रही है। मकान मालिकों को पुलिस का आदेश है कि किराएदार का कराना होगा वेरिफिकेशन और किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन कराना बेहद जरूरी है। ये तमाम मकान मालिकों को जो हाउस ओनर्स हैं उन्हें पुलिस की तरफ से निर्देश दिया गया है कि किराएदार जो भी हैं या किराएदार जो आपके मकान में रहने वाले हैं या जो नए किराएदार आएंगे उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। किराएदार का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। ये अब सख्ती से
इसको जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है वो उसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। तो देह व्यापार पर लगाम कसने की तैयारी ज्यादा अब सख्ती के साथ हो रही है। जिस तरह श्रीनगर में रैकेट का पर्दाफाश हुआ था, उसके बाद से मालिकों को अपने जो किराएदार होंगे, जो टेनेंट्स होंगे, उनका सत्यापन, पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस सत्यापन कराना बेहद जरूरी होगा। बीजेपी का स्थापना दिवस, कश्मीर में भी कार्यक्रमों का आयोजन। जवाहर नगर म्युनिसिपल पार्क में कार्यक्रम। टीआरएफ की धमकी पर बोले अशोक कौल, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना। बीजेपी चुनाव के लिए तैयार है। अशोक कौल ने इस बात को भी दोहराया है। चुनाव की बात उन्होंने की है कि बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। तो बीजेपी का आज स्थापना दिवस है। कश्मीर में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जवाहर नगर म्युनिसिपल पार्क में कार्यक्रम का आयोजन होना है। टीआरएफ की सी भी धमकी आई है, जिस पर टीआरएफ की धमकी जो पहले भी आती रही है, अशोक कौल का कहना है कि हम अपना काम कर रहे हैं और वो अपना। बीजेपी चुनाव के लिए तैयार है। ये एक बार फिर अशोक कौल ने इस बात को दोहराया कि बीजेपी चुनाव के लिए तैयार है। बना रही है। रणनीति तो भारतीय जनता पार्टी की पहले से तय है। जम्मू कश्मीर में जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है वो पहले से तय है। आज हम सब जगह, सारे देश भर में और जम्मू कश्मीर में भी, और विशेषकर कश्मीर में भी आज तकरीबन 300 जगह पर भारतीय जनता पार्टी अपनी फाउंडेशन डे मनाए। कश्मीर है क्या वो सब आते रहते हैं, उनको अपना काम है, वो अपना काम करेंगे, हमारा अपना काम है, वो अपना काम करेंगे, उससे क्या बात। क्या बीजेपी हम तैयार किसी से है? डरते नहीं। क्या बीजेपी तैयार हो चुकी है इलेक्शन के लिए जम्मू कश्मीर? बिल्कुल, बीजेपी तैयार है इलेक्शन के लिए। जब भी इलेक्शन कमीशन। और इसी के साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे तो फिर 10 मिनट 50 खबरें।